हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ओके होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोऑपरेटिव टीचिंग की। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कोऑपरेटिव लर्निंग की, जिसमें आप लोगों ने कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में सीखा था कि कैसे उसको अच्छा सुगम बनाया जा सकता है। आज हम लोग सहकारी शिक्षण की बात करेंगे। देखिए, जहां बात शिक्षण की आती है, टीचिंग की आती है, तो आपको पता है कि वहां दो पक्ष होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा है दो पक्ष होते हैं। ठीक है, पहला पक्ष जो इसमें होता है वो होता है आपका जो शिक्षा प्रदान करता है, और दूसरा पक्ष जो होता है वो जो ग्रहण करता है। तो प्रदान करने वाले को गुरु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं। और वर्तमान में हम लोग इसे शिक्षक या टीचर के नाम से जानते हैं। दूसरा पक्ष जो होता है वो ग्रहण करने वाला होता है, जिसे प्राचीन काल में तो शिष्य तथा इस समय वर्तमान में हम स्टूडेंट या छात्र या विद्यार्थी कहते हैं। इन दोनों के मध्य ही शिक्षा व्यवस्था के ताने बाने को बुना जाता है। मतलब इन दोनों के मध्य ही शिक्षण होता है। किसी भी एक के अभाव में शिक्षकों तथा शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की आचार संहिताएं बनाई जाती थी, जिससे कि शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली बन सके। कहने का मतलब किसी भी एक के अभाव में शिक्षण नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। देखिए, अब देखिए, आप इस पिक को देख रहे होंगे। इस पिक में क्या है, देखिए सभी बच्चे जो हैं आपस में क्या कर रहे हैं, एक साथ बैठकर एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की बुक को, कॉपी पेन पेंसिल को शेयर करके या इंस्ट्रूमेंट को शेयर करके वो क्या कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव टीचिंग है। अब यहाँ पे देखिए अगली स्लाइड में देखते हैं हम लोग सहकारी शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। तो सहकारी शिक्षण का अर्थ शिक्षक एवं शिक्षार्थी की सहभागिता से लिया जाता है। शिक्षक एवं छात्र दोनों ही शिक्षक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, जैसा कि आप पिछली स्लाइड में कि दोनों महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं शिक्षण के। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी भी उतना ही महत्वपूर्ण बिंदु है जितना कि शिक्षक। यानी दोनों का महत्व के लिए बिल्कुल समान होता है, और एक दूसरे के बिना दोनों कैसे हैं, अधूरे होते हैं। शिक्षण कंप्लीट नहीं हो सकता है। अब देखिए कुछ परिभाषाएं दी गई हैं इसकी, उनको समझ लेते हैं। पहली परिभाषा आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रोफेसर श्री कृष्ण दुबे के द्वारा। देखिए ये क्या करते हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, और इन्होंने सहकारी शिक्षण की क्या परिभाषा दी है, ये बताते हैं। सहकारी शिक्षण का आशय उस शिक्षण प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी की पूर्ण सहभागिता निश्चित होती है, तथा सहभागिता द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली एवं उद्देश्यपूर्ण बनती है। ठीक है, दूसरी परिभाषा जो है वो आपकी श्रीमती आर के शर्मा के द्वारा है। इसका नाम मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे आप लिख लेंगे श्रीमती आर के शर्मा। ठीक है, श्रीमती आर आर के शर्मा की परिभाषा है। इन्होंने लिखा है कि जिस शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी का सहयोग प्राप्त करके उसे अनुभव कराया जाता है कि वह इस शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पक्ष है। ठीक है, और इसे हम लोग सहभागी शिक्षण कहते हैं। तो इसमें देखिए आप इन दोनों की परिभाषाएं, इन दोनों ने सहकारी शिक्षण के रूप में ये परिभाषाएं अपनी अपनी प्रस्तुत की हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है, या आपको यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए। इस पिक में क्या हो रहा है, एक अध्यापक है। यहाँ पे देखिए ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये अध्यापक महोदय हैं, और ये सभी क्या है, ये सभी शिक्षार्थी स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं किसी टॉपिक को ऊपर। टॉपिक क्या है, देखिए यहाँ पे पजल जैसा आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, और हर किसी के साथ हर किसी स्टूडेंट के सामने इन्होंने एक पजल जोड़ने वाला एक टुकड़ा रख रखा है पेपर का। इस टुकड़े को बता रहे हैं कि जोड़ के आप इसको इस तरीके की आकृति बनाइए। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, सह सहकारी शिक्षण हो रहा है, कोऑपरेटिव टीचिंग हो रही है। देखिए समझिए आगे अगली स्लाइड देखते हैं हम लोग क्या होता है अगली स्लाइड में। सहकारी शिक्षण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हम लोग तो देख लेते हैं। चार मैंने इसमें लिखी हैं, बाकी और भी होती हैं, पहले इन चार से ही आप समझिए। पहला है इसमें सहकारी शिक्षण में शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों पक्षों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। मतलब कि दोनों पक्ष बिल्कुल इक्वल होते हैं,
एक दूसरे के बिना दोनों पक्ष किसी कार्य के नहीं है। कहने का मतलब अगर विद्यालय में या किसी भी पर्टिकुलर क्लास में मान लीजिए टीचर नहीं है तो वहां शिक्षण टीचिंग नहीं हो सकती है, और स्टूडेंट नहीं है तो फिर भी वहां पे क्या शिक्षण नहीं हो सकता है। ठीक है। अब अगला पॉइंट जो है वो शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों को ही सहभागिता को अनिवार्य माना जाता है। कहने का मतलब टीचर स्टूडेंट्स की जो दोनों की सहभागिता होती है वो कैसी होती है, अनिवार्य मानी जाती है। थर्ड जो है इसमें, ये प्रक्रिया सहयोग एवं सहभागिता पर आधारित होती है। को पता ही है, इसका नाम ही है सहकारी शिक्षण। तो सहयोग एवं सहभागिता, एक दूसरे का सहयोग करो और एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करके इस शिक्षण को यूजफुल बनाया जा सकता है। अगली जो विशेषता है वो ये प्रक्रिया वर्तमान समय की श्रेष्ठ शिक्षण प्रक्रियाओं में से एक है। जैसा कि आपको पता है कि आज इसमें ये भी लिखा है, क्योंकि इसमें छात्र पूर्णता कैसा होता है, क्रियाशील होता है। छात्र कैसा होता है, पूर्णता क्रियाशील होता है। ठीक है, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है। तो ये सबसे कैसी यूजफुल मैथिक में देखिए कि मतलब सारे बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए हैं और ये शिक्षिका जो है वो इस बच्चे को पर्टिकुलर रूप से समझा रही है कि आपको इस तरीके से करना होता है। ठीक है, कि इसमें दोनों क्रियाशील हैं। देखिए शिक्षक और स्टूडेंट दोनों कैसे एक्टिव हैं, इसमें क्रियाशील हैं। अगली स्लाइड में एम्स क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। पहला एम्स है शिक्षक एवं छात्र दोनों को क्रियाशील प्रमुख उद्देश्य है। जैसा कि पिछली वाली आपने कहा था, देखिए दोनों क्या है, ये जो आप स्टूडेंट देख रहे हैं, स्टूडेंट और आपका स्टूडेंट और ये शिक्षिका दोनों कैसे हैं, एक्टिव है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें पहली लाइन यही लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि शिक्षक एवं छात्र दोनों को क्रियाशील स्थिति में रखना सहकारी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है, को स्थायी ज्ञान प्राप्त कराता है। मतलब के अंदर कैसा ज्ञान होता है, स्थायी आता है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, करके सीखते हैं पहली बार तो मतलब करके सीखते हैं, और क्या होता है ग्रुप में बैठकर क्या करते हैं, एक टॉपिक पे वार्तालाप करते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जो है वो है छात्रों को उनकी महत्वपूर्ण स्थिति का ज्ञान कराने के लिए आवश्यक है। और क्या इसका उद्देश्य कि छात्रों को उनकी महत्वपूर्ण स्थिति का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए आवश्यक होता है, और है कक्षा के नीरस। कहने का मतलब जो क्लासरूम होता है अगर उसमें दोनों एक्टिव नहीं है, क्रियाशील नहीं है, मान लीजिए बच्चे बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, तब भी क्लास उसमें आपकी जो होती है वो प्रभावशाली नहीं रहती है। दोनों है, और दोनों की क्रियाशील होने के कारण ही मतलब जो क्लास होती है उसमें नीरसता का वातावरण जो होता है वो नहीं होता है। तो ये भी इसका क्या है, एक उद्देश्य है। इसमें देखिए आप, इसमें ये शिक्षिका इन सारे बच्चों को इस तरीके से देखिए बोर्ड पे एक इंस्ट्रूमेंट इन्होंने बनाया है कि अब संभवतः है कि ये साइंस का ही है, और इसमें इन्होंने एक बीकर बना रखा है, बीकर में एक रॉड डाल रखी है और ये बुलबुले जो निकल रहे हैं उनको दिखा रहे हैं, और बच्चे किसने कितने प्रसन्न हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों एक्टिव हैं क्लास में, ठीक है, और तो क्या होता है क्लास में जो नीरसता का भाव है वो नहीं जागृत हो पाता है। तो ये आपका क्या था, आज का टॉपिक जो था आपका टीचिंग। इसमें आपने सीखा कि इसमें इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशंस किसने किसने दी हैं, क्या डेफिनेशन है, विशेषताएं क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब